Hi everyone, in this video we will discuss literary criticism by Aristotle. First, let's understand what is literary criticism. The word criticism is derived from the Greek word kritikos, which means the ability to discern and judge. That means किसी भी चीज़ को समझना और उस पर कमेंट करना, उस चीज़ पे अपनी जजमेंट पेश करना इज़ अबाउट क्रिटिसिज्म. सिमिलरली लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है किसी भी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क को समझना, उसको स्टडी करना, उसको इवेल्युएट करना, और इस इवेल्युएशन से जब हम इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करते हैं उसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा जाता है. Atkins defines it as criticism is the play of mind on aesthetic qualities of literature, having for its objects an interpretation of literary values. दैट मीन्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म को अगर हम सिंपलर वर्ड्स में अंडरस्टैंड करते हैं तो उसका मतलब ये है कि किसी भी लिटरेरी वर्क को उसकी क्वालिटीज़, एस्थेटिक क्वालिटीज़, उसकी लिटरेरी पॉइंट्स पे हम जब उसको समझते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, उसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा जाता है. जनरली जो क्रिटिसिज्म वर्ड है वो एक नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म दिस डज नॉट मीन कि हम किसी भी वर्क की फॉल्ट्स को या फिर नेगेटिव पॉइंट्स को काउंट कर रहे हैं, बल्कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है कि हम उस पूरे वर्क को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटीज़ और उसकी इल क्वालिटीज़ दोनों को हम स्टडी करते हैं. दिस इज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. आज इस वीडियो में हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय एरिस्टोटल के बारे में बात करेंगे. Aristotle was born in 384 BC and died in 322 BC. He was an ancient Greek philosopher and polymath. Polymath होते हैं जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जो स्टडी करते हैं. एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे एंड ही वॉज टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट. इससे पहले हम प्लेटो के लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे वीडियो बना चुके हैं. जो एरिस्टोटल थे वो प्लेटो से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और वो एट द एज ऑफ 18 वो एथेंस चले गए थे प्लेटो की एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए. एकेडमी वॉज अ स्कूल दैट वॉज रन बाय प्लेटो. एरिस्टोटल का जो इंटरेस्ट है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में था, सच एज नॉलेज, पॉलिटिक्स, ड्रामा, फिजिक्स, मेडिसिन, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, एथिक्स, मैथमेटिक्स एंड अदर्स. और इसी वजह से हम देखते हैं कि एरिस्टोटल के जो वर्क्स हैं वो मेजरली इन सारे ही टॉपिक्स पे हमें मिलते हैं. जब एरिस्टोटल का जो इंटरेस्ट था वो इतनी वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स में था और वो इन सब्जेक्ट्स में अपना कीन इंटरेस्ट तो दिखाते थे लेकिन उनको पढ़ते भी बहुत अच्छी तरीके से थे. ऐसा कहा जाता है कि प्लेटो ने एक बार मजाक किया था कि जो उनकी एकेडमी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. द बॉडी ऑफ हिज स्टूडेंट्स, की जो बाकी सब स्टूडेंट्स हैं उनकी बॉडी, एंड द ब्रेन ऑफ एरिस्टोटल, यानी एक अकेले एरिस्टोटल उनके बाकी बच्चों के इक्वल थे. एरिस्टोटल में इतना दिमाग था और इतनी पोटेंशियल थी. लेटर जब वहाँ से स्टडी करने के बाद जब एरिस्टोटल उन्होंने अपनी लेटर लाइफ में ही फाउंडेड अ स्कूल इन एथेंस, द लिसियम. अब उनके स्कूल का नाम जो था वो लिसियम था, लेकिन बाद में उस स्कूल को द पेरिपेटिक स्कूल बोला गया था. अब जो पेरिपेटिक स्कूल का मतलब होता है स्कूल ऑफ स्ट्रोलिंग फिलोसफर्स. और ये नाम इसलिए क्यों पड़ा था क्योंकि जो एरिस्टोटल है उनको हैबिट थी कि वो अप एंड डाउन पेस करते थे, मतलब वो अपने स्कूल में ऊपर नीचे घूमते रहते थे. उनकी हैबिट थी घूमना और चीज़ों को सोचना और उनके बारे में समझना, इसलिए स्कूल का नाम जो है द पेरिपेटिक स्कूल पड़ गया था. और इसी स्कूल के नाम पे जो एरिस्टोटल के थॉट्स एंड फिलोसफी थी उसको द पेरिपेटिक सिस्टम बोला गया था. जैसे हम प्लेटो के थॉट्स को प्लेटोनिक स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं, ऐसे ही जो एरिस्टोटल के थॉट्स थे उनको पेरिपेटिक सिस्टम बोला जाता है. एरिस्टोटल के जो वर्क्स हैं वो अराउंड 400 बुक्स हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करती हैं. वो सब्जेक्ट जो ह्यूमन लाइफ से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, ह्यूमन नॉलेज से रिलेट करते हैं और उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं. एरिस्टोटल के कुछ मेजर वर्क्स हैं एलेक्जेंडर, रिटोरिक, लॉजिक, मेटाफिजिक्स एंड पोइटिक्स एंड एक्सेट्रा. आज इस वीडियो में हम उनका मेजर वर्क पोइटिक्स डिस्कस करेंगे जिसमें उन्होंने आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में बात की है. पोइटिक्स ये एरिस्टोटल का मेजर वर्क है कंसर्निंग पोइट्री एंड ड्रामा. ये जो पोइटिक्स है ये 26 चैप्टर्स में कंपोज की गई है. इस पोइटिक्स में जो एरिस्टोटल हैं वो पोइट्री, ड्रामा, ट्रेजिडी एंड बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं. इसी के साथ साथ वो प्लेटो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ इमिटेशन एंड मिमाइसिस उसको भी इस वर्क में एड्रेस करते हैं.
Aristotle defines poetry as medium of imitation that represents life through emotions, characters and action. ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो प्लेटो थे उन्होंने जो पोइट्री है उसको एक इमिटेटेड आर्ट माना था, और ये माना था कि जो पोइट्री होती है वो ट्वाइस रिमूव्ड होती है रियलिटी से। वो इसलिए कि जो फर्स्ट थॉट आता है, सपोज ये फर्स्ट थॉट था, ये गॉड के दिमाग में आया, उस सेकंड थॉट को ह्यूमंस ने एक फिजिकल फॉर्म दिया, और जो पोइट्स होते हैं, पोइट्स और आर्टिस्ट होते हैं, वो हमें थर्ड इमेज प्रेजेंट करते हैं जो कि इमिटेशन ऑफ इमिटेशन होती है। इसलिए जो पोइट्री है वो करप्ट इन नेचर होती है क्योंकि वो कॉपी ऑफ कॉपी होती है। लेकिन वही जो एरिस्टोटल है वो पोइट्री को डिफाइन करते हैं कि एक मीडियम ऑफ इमिटेशन है जो लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है थ्रू इमोशंस, कैरेक्टर्स एंड एक्शन। इसके साथ ही जो एरिस्टोटल है वो पोइट्री को तीन डिवाइड करते हैं। पहला होता है वर्ड्स ड्रामा, जिसमें कॉमेडी, ट्रेजेडी, सटायर जैसे प्लेज आते हैं। देन इज लिरिक पोइट्री एंड देन इज एपिक पोइट्री। आज इस वीडियो में हम पोइटिक्स के ऑल 26 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर्स को डिस्कस करें, पोइटिक्स में कुछ मेजर टर्म्स दी गई हैं। द फर्स्ट इज मिमाइसिस, जो कि प्लेटो द्वारा बताई गई थी, इमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन। किसी चीज़ को जब हम कॉपी करते हैं, उसकी इमिटेशन करते हैं, तो उसको मिमाइसिस बोला जाता है। नेक्स्ट इज हमार्शिया। हमार्शिया होता है ट्रेजिक फ्लो और द डाउनफॉल। कोई भी ऐसा फेटल फ्लो या ट्रेजिक फ्लो जिसकी वजह से जो प्ले में या ड्रामा में हीरो होता है उसका डाउनफॉल होता है, उसको हमार्शिया बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि मैकबेथ में जो हमार्शिया होता है वो होता है एम्बिशन, क्योंकि जो मैकबेथ होता है वो इतना एम्बिशियस हो जाता है कि ही फॉरगेट्स व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, जो कि उसका डाउनफॉल का रीज़न होता है। देन इज ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस होता है फीलिंग ऑफ प्राइड, ओवर प्राइड जब किसी में फीलिंग आ जाती है कैरेक्टर में, उसको बोलते हैं ह्यूब्रिस। देन इज पेरिपिटिया, ये होता है रिवर्सल, यानी हमारा जो ड्रामा देखते हैं उसमें जो हीरो होता है या कैरेक्टर होता है उसके फॉर्चून का रिवर्सल होना, उसको बोलते हैं पेरिपिटिया। देन इज एनाग्नोरिसिस, ये होता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन होता है कि कोई भी कैरेक्टर इन ड्रामा वो चीज़ों को रिकग्नाइज करता है, वो समझ जाता है कि ये गलती हुई थी या फिर ये डिसीजन हुआ था। देन इज कथारसिस। कथारसिस होता है प्योरिफिकेशन, दैट इज़ कि हम जब ड्रामा में हमारे अंदर की जो इमोशंस हम अराउज होते हैं ड्रामा को देख के, उनका जब प्योरिफिकेशन होता है उसको कथारसिस बोलते हैं। देन इज डायोनिया विच मीन्स रीजनिंग। लेट्स स्टार्ट विद दी पोइटिक्स। तो हम देखते हैं कि चैप्टर 1 to 3 में जो एरिस्टोटल है वो स्टार्ट करते हैं कि वो पोइट्री को एज अ साइंटिफिक व्यू से देखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो एक पोइट्री है वो एक फॉर्म ऑफ आर्ट है। एरिस्टोटल सपोर्ट्स दैट पोइट्री इज फॉर्म ऑफ आर्ट एंड इमिटेशन। वो मानते हैं कि ये फॉर्म ऑफ आर्ट है और इसमें इमिटेशन होती है, लेकिन इज नेचुरल एज वेल। वो ये कहते हैं कि पोइट्री बेशक से एक इमिटेटेड आर्ट है, लेकिन ये जो आर्ट है ये नेचुरल है। अब ये नेचुरल क्यों है? क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो भी तो इमिटेशन के थ्रू ही चीज़ें सीखते हैं। इमिटेशन इज़ नेचुरल टू ह्यूमंस एंड सो इज़ पोइट्री नेचुरल। क्योंकि जो हम छोटे होते हैं, हम लोगों को देख के उनकी एक्शंस को कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं और हम तभी चीज़ों को सीखते हैं। ऐसा ही वो कहते हैं पोइट्री में होता है। ही डिवाइड्स पोइट्री इन एपिक पोइट्री, ट्रेजिडी, कॉमेडी एंड डायथर्मिक प्रॉपर्टी। जो थायरैम्बिक प्रॉपर्टी पोइट्री है उसको लिरिक पोइट्री कहा जाता है। ईच डिफर्स इन वे। तो ये जो तीनों कैटेगरीज उन्होंने बताई हैं वो एक दूसरे से डिफ़र करती हैं इन दी मीडियम, ऑब्जेक्ट एंड मोड ऑफ इमिटेशन, कि कैसे उसमें जो इमोशंस हैं या एक्शंस को कैसे इमिटेट किया जा रहा है। एरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट इमिटेशन इज नेचुरल टू ह्यूमंस एंड सो इज लाइकिंग टूवर्ड्स म्यूजिक एंड रिदम। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि इमिटेशन तो बहुत नेचुरल है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि ह्यूमंस भी इमिटेट करके ही सीखते हैं, और जो ह्यूमंस होते हैं उनकी एक अलग ही लाइकिंग और अट्रैक्शन होती है टूवर्ड्स म्यूजिक एंड रिदम। तो ये दोनों ही चीज़ें मिलके जो पोइट्री को, लोगों को पोइट्री की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, इंक्लाइन करती हैं, क्योंकि वहाँ पे इमिटेशन भी है और वहाँ पे म्यूजिक एंड रिदम भी है। ऑल्सो जो एरिस्टोटल वो बताते हैं कि जो ट्रेजेडी एंड कॉमेडी है, ऐसा नहीं है कि पोइट्री अभी शुरू हुई है। जो ट्रेजेडी एंड कॉमेडी है, जो कि दोनों पोइट्री का ही फॉर्म है, वो होमर की राइटिंग, यानी इतनी पुरानी है, होमर जब पहले लिखते थे तब से ये चीज़ प्रेजेंट है। इसके बाद चैप्टर 4 और 5 में जो एरिस्टोटल हैं वो ट्रेजेडी पे फोकस करते हैं और वो बताते हैं कि वो डिफाइन करते हैं ट्रेजेडी को एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ एडमायरेबल,
कंप्लीट एंड पोजेस मैग्नीट्यूड, कि एक ऐसे एक्शन की इमिटेशन कर रहे हो जो जिसको एडमायर किया जा सकता है, जो कंप्लीट है अपने आप में और उसका कुछ मैग्नीट्यूड है। कोई भी सीरियस का एक्शन जो होता है, वो एक्शन जो आप में सीरियस इमोशंस को भी अराउज कर रहा है, वो ट्रेजेडी है। वो ट्रेजेडी और एपिक के बीच में डिफरेंस बताते हैं। ही स्टेट्स दैट ट्रेजेडी इज ड्रामेटिक रादर देन नैरेटिव। तो जो ट्रेजेडी होती है वो ड्रामेटिक होती है, वहीं जो एपिक होता है वो नैरेटिव पोम होती है। ट्रेजेडी इम्प्लॉयज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स वाइल एपिक हैज़ वन। ये हमने देखते हैं कि जो ट्रेजेडी है वो डिफरेंट वर्ड्स में लिखी जा सकती है, लेकिन जो एपिक है उसको एक ही वर्ड्स में लिखा जाता है। ट्रेजेडी इज शॉर्टर देन एपिक सिंस इट्स कोर्स इज कन्फाइंड टू अ सिंगल डे। तो जो ट्रेजेडी होती है उसका मैग्नीट्यूड शॉर्ट होता है, उसकी लेंथ शॉर्ट होती है। एंड ट्रेजेडी है स्पेसिफिक एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनके बारे में जो एरिस्टोटल है वो आगे इस बुक में बताते हैं। देन इज चैप्टर 6। अब चैप्टर 6 में जो है एरिस्टोटल ट्रेजेडी को और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, डिफाइन करते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि अगर हमें ट्रेजेडी की डेफिनेशन को समझना है तो उसको हमें पार्ट्स में समझना होगा। सबसे पहले है कि जो ट्रेजेडी होती है इट इन्वॉल्व्स मिमाइसिस। नाउ मिमाइसिस इज इमिटेशन, कि जो ट्रेजेडी होती है उसमें इमिटेशन होती है, उसमें कॉपी होती है ऑफ समथिंग। किसी भी एक्शन को हम कॉपी कर रहे हैं, किसी भी इमोशन को हम कॉपी कर रहे हैं। इट इज़ सीरियस, ट्रेजेडी में सीरियस सेटिंग्स होती हैं, सीरियस ही एक प्लॉट होता है। एक्शन इज़ कंप्लीट एंड विद मैग्नीट्यूड। तो जो एक्शन होता है, वो जो स्टोरी होती है वो पूरी कंप्लीट होती है, आप उसको बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। ट्रेजेडी जो होती है वो एक कंप्लीट होल होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। इट यूजेज लैंग्वेज एज प्लेजरेबल एक्सेसरीज विच आर यूज इन सेपरेट पार्ट्स। तो एरिस्टोटल बताते हैं कि लैंग्वेज को एज प्लेजरेबल एक्सेसरीज यूज़ किया जाता है ट्रेजेडी में और यूज इन सेपरेट पार्ट। दैट मीन्स हर एक पार्ट की लैंग्वेज को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप ट्रेजेडी की एक पार्ट में ही हर तरह की जो लैंग्वेज है उसका यूज़ कर रहे हो, हर तरह की टोन एक ही पार्ट में आ रही है, या रिदम या म्यूज़िक सब कुछ एक ही पार्ट में डाल दिया है। हर पार्ट के लिए अलग अलग तरह की लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। इट इज़ परफॉर्म्ड रादर देन नरेटेड। तो हम देखते हैं कि जो ट्रेजेडी है वो परफॉर्म की जाती है, उसको पढ़ा भी जा सकता है एंड परफॉर्म भी किया जा सकता है। इट अराउजेज इमोशंस ऑफ फियर एंड पिटी एंड ब्रिंग्स कथारसिस। तो यहाँ पे जो एरिस्टोटल हैं चैप्टर 6 में कथारसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और वह कहते हैं कि एक ट्रेजेडी वो होती है जो ऑडियंस में फियर एंड पिटी के इमोशंस को अराउज करेगी, उनको लेके आएगी, और उस फियर एंड पिटी के इमोशन से ऑडियंस का फिर कथारसिस होगा। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कथारसिस। जो कथारसिस है वो ग्रीक वर्ड कथारसिस जो होता है ग्रीक में, इट मीन्स परगेशन और प्योरिफिकेशन। अब परगेशन का मतलब होता है कि जो डॉक्टर हैं वो किसी भी एलिमेंट को निकालने के लिए बॉडी को क्लीन करते हैं, या फिर प्योरिफिकेशन जो प्रीस्ट यूज़ करते हैं किसी भी अनहेल्दी इमोशंस को या अनहेल्दी स्पिरिट को बाहर निकालने के लिए। तो उसी से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हुए एरिस्टोटल बताते हैं कि ट्रेजेडी में जो कथारसिस होता है उसका मतलब होता है अराउजल ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। कि एक पॉइंट पे जब हम ट्रेजेडी देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, उस ड्रामा को देख के हमारे अंदर पिटी एंड फियर जैसे इमोशंस अराउज होते हैं, और जब वो इमोशंस हमारे अंदर से चले जाते हैं, हम उनको फील करते हैं, वो जब हम हमारे अंदर से निकलते हैं तो हमारी क्लींजिंग होती है, क्योंकि हमारे जो अनहेल्दी इमोशंस हैं वो चले गए हैं, बॉडी से बाहर निकल गए, तो हमें एक रिलीफ मिलती है, यानी परगेशन होता है ऑफ दीज इमोशंस। वी फील इमोशंस वाइल ग्रीविंग फॉर द ट्रेजिक हीरो। तो हम देखते हैं ट्रेजिडी में जैसे वो सीरियस होती है और वहाँ पे ट्रेजिक हीरो के साथ जब गलत होता है तो हमें उसके लिए एम्पैथी मिलती है, हमें उसके लिए पिटी फील होता है, और जब हम उसको देख लेते हैं, उसको फील करते हैं, तो हमारे सपोज वी क्राई, तो हमारे जो इमोशंस है वो बाहर निकल गए हैं। इससे जो हमारा बॉडी है, हमारी सोल है, उसको एक शांति मिलती है, उसको एक रिलीफ मिलता है, जिससे जो हमारी बॉडी का एक प्योरिफिकेशन होता है, which later helps him in relief as emotions take down the stress and all the unhealthy feelings from the body. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देखते हैं कि ओडिपस रेक्स जो है उसमें जब हमें पता चलता है कि ओडिपस को कैसे उसका जो हमें कैसे पिटी फील होती है जब उसके लिए, कि कैसे उसने अपने फादर को ही मार दिया और अपनी मदर से उसकी उसने जो शादी किया वो उसकी मदर है, एंड द वन ही किल्ड वॉज हिज फादर। तो कैसे हमें उसके लिए बुरा लगता है, हम उसके लिए पिटी फील करते हैं, लेकिन जब हम उसके इमोशंस को समझते हैं, हमारा इमोशंस भी कैरी आउट होता है, एंड देन वी फील स्ट्रेस फ्री।
इसी के साथ साथ चैप्टर 6 में जो एरिस्टोटल हैं वो 6 पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको जो एरिस्टोटल हैं वो मानते हैं कि ये नहीं होंगे तो ट्रेजेडी को आप किसी भी प्ले को आप ट्रेजेडी नहीं कह सकते, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द फर्स्ट इज़ मीथोस और द प्लॉट। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि प्लॉट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंसिडेंट्स। किसी भी ट्रेजेडी का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंसिडेंट्स, कि कौन सा इवेंट पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, या क्या सीरीज, क्या स्टोरी चलेगी, उसको प्लॉट बोलते हैं। अब उन्होंने प्लॉट को भी आगे एक्सप्लेन किया है कि अ सिंपल प्लॉट जिसमें अ सिंगल एक्शन ऑफ यूनिटी इज इमिटेटेड एंड चेंज ऑफ फॉर्च्यून इज अचीव थ्रू परपिटिया और एनाग्नोसिस। तो बताते हैं, एरिस्टोटल बताते हैं कि एक सिंगल एक्शन होगा ऑफ यूनिटी इज इमिटेटेड और उसमें रिवर्सल होगा, यानी फॉर्च्यून मिसफॉर्च्यून में बदल जाएगी। किसी भी चीज़ का रिवर्सल होगा, फॉर्च्यून का, डेस्टिनी का, या फिर उसमें रिकॉग्निशन होगा। आप किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हो कि ये डिसीजन कैसे गलत हुआ या इसके बाद क्या होगा, उसके थ्रू जो है जो स्टोरी का कोर्स है वो आगे बढ़ता है। देन इज कॉम्प्लेक्स प्लॉट। अब कॉम्प्लेक्स प्लॉट में क्या होता है कि चेंज ऑफ फॉर्च्यून इज अचीव्ड थ्रू बोथ। एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट में दोनों परपिटिया एंड एनाग्नोसिस दोनों जो है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। प्लॉट को जो एरिस्टोटल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हैं इन द पार्ट ऑफ ट्रेजेडी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड इट शुड बी द बेस्ट। प्लॉट जो होता है वो मेन बैकबोन होती है किसी भी ट्रेजेडी की। एक सॉलिड प्लॉट, एक बहुत अच्छा प्लॉट ही है जो ट्रेजेडी को अच्छा बनाता है। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज ईथोस और कैरेक्टर। जो एरिस्टोटल हैं वो बताते हैं कि कैरेक्टर आर द इंडिविजुअल जो कि मॉरल क्वालिटीज़ को प्रेजेंट करते हैं। और ये जो कैरेक्टर्स हैं, अगर आपके कैरेक्टर अच्छे हैं, प्लॉट भी अच्छा है, तो ही ये जो अच्छे कैरेक्टर हैं वो एक अच्छे प्लॉट को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। देन वी हैव डायोनिया और थॉट। ये हैं द वैल्यूज़ एंड द रेशनल प्रोसेसेस पुट फॉरवर्ड बाय द कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो उनकी थिंकिंग है, वो जो प्लॉट में या ड्रामा में दिखाई जाती है उसको थॉट बोला जाता है। देन इज लेक्सिस और डिक्शन और स्पीच। ये होता है द मैनर ऑफ स्पीकिंग। जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे बात कर रहे हैं एक दूसरे पे, किस पार्ट ऑफ ट्रेजेडी में किस तरह की लेक्सिस का, किस तरह के डिक्शन का यूज़ किया जा रहा है। द मेट्रिकल कंपोजिशन मेक्स द डिक्शन पार्ट। देन इज मीलोज और मेलोडी। ये एम्बेलिशमेंट ऑफ लैंग्वेज होती हैं कि लैंग्वेज को किस अच्छी तरह, किस ऑर्नामेंटली लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा है, सच एज सॉन्ग्स और मेलोडीज़। फॉर एग्जांपल जो हम देखते हैं कोरस होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे हम देखते हैं जो प्ले है मर्डर इन द कैथेड्रल, उसमें जो कोरस है वो कितनी अच्छी तरीके से एक पार्ट फॉलो करता है अपने ड्रामा में। देन इज ऑप्सिस एंड स्पेक्टेकल। ऑप्सिस एंड स्पेक्टेकल से एरिस्टोटल बताते हैं कि विजुअल इफेक्ट्स होते हैं या प्रोप्स सच एज कॉस्ट्यूम्स और अदर प्रोप्स जो कि स्टेज पे वाइल परफॉर्मिंग यूज़ किए जाते हैं। अब जो एरिस्टोटल हैं इनको इनकी इम्पोर्टेंस के साथ इनकी इम्पोर्टेंस के साथ इनको प्लेस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मिथोस और प्लॉट, सबसे ज़रूरी। उसके बाद कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर के बाद थॉट है जो कि थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देन इज लेक्सिस और डिक्शन, मीलोज एंड मेलोडी, एंड लास्ट इज स्पेक्टेकल। तो जो एरिस्टोटल हैं वो स्पेक्टेकल को लीस्ट इम्पोर्टेंट मानते हैं किसी भी ट्रेजेडी में। नाउ कमिंग टू चैप्टर 7 to 9, इसमें जो एरिस्टोटल है वो एक्सप्लेन करते हैं एक्शन ऑफ ट्रेजेडी एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ विद मैग्नीट्यूड। जैसे हमने देखा, उन्होंने जब ट्रेजेडी को डिफाइन किया तो उन्होंने बोला कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड हैज़ मैग्नीट्यूड। मतलब जो प्लॉट है, जो स्टोरी ऑफ द ट्रेजेडी है वो एक कंप्लीट होल होना चाहिए, यानी उसका एक स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए और उसका एक एंड पॉइंट होना चाहिए। दोनों के कनेक्ट करते हुए एक मिडल पॉइंट होना चाहिए। दैट इज इट, अ प्लॉट शुड हैव बिगनिंग, मिडल एंड दी एंड। तो मिडल कहीं से भी जो बिगनिंग है वो कहीं से भी शुरू हो सकती है, उसको फॉलो करता हुआ एक मिडल होना चाहिए और एंड होना चाहिए जो कि मिडल को फॉलो करेगा। यानी ये जो तीनों चीज़ें ये एक सीक्वेंस में होनी चाहिए जो कि स्टोरी के कोर्स को सपोर्ट करें। देन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टोरी मस्ट बी ऑफ मॉडरेट लेंथ। क्योंकि एक ट्रेजेडी है, एक ड्रामा है, ये इतना लंबा नहीं होना चाहिए एपिक पोइट्री के जैसा। इसकी एक मॉडरेट लेंथ होनी चाहिए, बहुत बड़ी भी नहीं और बहुत छोटी भी नहीं। लेकिन इसमें एरिस्टोटल जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो मेन कैरेक्टर हैं
उसकी जब फॉर्चून मिस फॉर्चून में या मिस फॉर्चून फॉर्चून में चेंज होगा, यानी उसकी जो डेस्टिनी चेंज होगी, उसके लिए एक प्रोबेबल स्टेप्स होने चाहिए कि जो मेन कैरेक्टर है वो अच्छे स्टेप से, स्पेसिफिक स्टेप से गो थ्रू कर रहा है जब उसकी जो डेस्टिनी है वो चेंज हो रही है। प्लॉट मस्ट ऑल्सो हैव यूनिटी। अब प्लॉट में यूनिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट सीन है वो कहीं और एक्सप्रेशन दे रहा है और जो सेकंड सीन है वो कहीं और इशारा कर रहा है। तो जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं हीरो की लाइफ में या अदर कैरेक्टर्स की लाइफ में, वो कंट्रीब्यूट करने चाहिए प्लॉट को एक कोहेरेंट होल बनाने के लिए। दैट मीन्स जो स्टोरी है वो कंप्लीट होल दिखनी चाहिए, जिसमें जो हीरो के लाइफ के पार्ट्स हैं या अदर कैरेक्टर्स के जो पार्ट्स हैं वो उस कोहेरेंट होल में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करें। इसके बाद इसी चैप्टर में जो एरिस्टोटल हैं वो पोइट्री और हिस्ट्री के बीच का जो फ़र्क है वो भी बताते हैं हमें। वो बताते हैं कि पोइट्री हिस्ट्री से सुपीरियर है। पोइट्री जो है वो हिस्ट्री से सुपीरियर है। इस सुपीरियरिटी को जो एरिस्टोटल हैं वो इस्टेब्लिश करते हुए बताते हैं कि जो पोइट्री है वो हमें ये बताती है कि क्या हो सकता है आगे, व्हाट माइट हैपन। वहीं जो हिस्ट्री है वो हमें ये बताती है कि पास्ट में क्या हुआ, जो कुछ हो चुका है वो हिस्ट्री बताती है, और क्या हो सकता है वो पोइट्री बताती है। पोइट्री जो होती है वो फिलोसफिकल इन नेचर होती है, वहीं हिस्ट्री फैक्चुअल होती है इन नेचर। पोइट्री के थ्रू हम यूनिवर्सल और जनरल जो ट्रूथ हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहीं जो पोइट्री है, जो हिस्ट्री है, वो पर्टिकुलर इंसिडेंट्स या इवेंट्स को ही एक्सप्रेस करती है। देन जो पोइट्री है, हम पोइट्री के थ्रू यूनिवर्सल अपील को भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे में कॉमन है उसको स्ट्रेस करते हुए हम इन्फ्यूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सल अपील्स को या जनरल ट्रूथ को। वहीं जो हिस्ट्री है वो सिर्फ स्पेसिफिक प्लेसेस, थिंग्स या जो इवेंट्स हो चुके हैं उनको ही रिकॉर्ड करेगी। और इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे तो जो एरिस्टोटल होते हैं वो पोइट्री की जो सुपीरियरिटी है उसको स्टैब्लिश करते हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर 10 to 12। अब इन 10 to 12 फ्रॉम चैप्टर्स 10, 11 एंड 12 जो एरिस्टोटल हैं वो डिस्कस करते हैं अबाउट पेरिपिटिया दैट इज़ रिवर्सल, एंड एनाग्नोसिस दैट इज़ रिकग्निशन। अब रिवर्सल का मतलब ये है कि किसी भी हीरो का या किसी भी कैरेक्टर का जो फॉर्च्यून है वो कैसे मिस फॉर्च्यून में चेंज होता है, उसकी जो, या फिर मिस फॉर्च्यून जो है वो कैसे फॉर्च्यून में चेंज हो रहा है, यानी उसकी जो डेस्टिनी है या उसकी जो लाइफ है उसमें कैसे रिवर्सल आ रहा है, कैसे वो रिवर्स हो रही है, चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं पेरिपिटिया। और एनाग्नोसिस होता है रिकग्निशन, यानी जो भी कोई डिसीजन हो रहा है या पास में कोई चीज़ ऐसी हुई है उसको रिकग्नाइज करना, उसको समझना कि ये इस वजह से हुई है। इसके बारे में जो एरिस्टोटल हैं वो डिस्कस करते हैं। इसी के साथ एरिस्टोटल बताते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है उसमें ये दोनों चीज़ें होती हैं। जो एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है उसमें या तो रिवर्सल एंड रिकग्निशन होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। और जो बेस्ट रिकग्निशन होता है वो हमेशा एक रिवर्सल के साथ ही होता है। इट इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ पेरिपिटिया। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमने डिस्कस करा ओडिपस रेक्स में, जब ओडिपस को ये पता चलता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसने अपने फादर को किल कर दिया और उसने अपनी मदर से ही शादी की है, तो उसको ये रिकग्नाइज हुआ कि उसने क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ है, और इसी रिकग्निशन से उसके साथ रिवर्सल हुआ। पहले वो एक प्राउड किंग था और जो कि रिकग्निशन के बाद चेंज होके बहुत ही एक मोर्नफुल सन में चेंज हो गया है, क्योंकि उसने अपने ही फादर का मर्डर कर दिया है। तो ऐसे जो रिकग्निशन है दैट लीड्स टू द रिवर्सल। ऑल्सो जो एरिस्टोटल हैं वो डिफाइन करते हैं इसमें सफरिंग, कि इसमें थर्ड पार्ट क्या होता है सफरिंग का, जिसमें एक्शन जो होते हैं वो बहुत ही पेनफुल और डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, जो यूजुअली मोर्नफुल होते हैं, जैसे फाइट्स हो गया, मर्डर हो गया, इस तरीके के। नंबर 12 में जो एरिस्टोटल हैं वो हमें क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी भी बताते हैं। ही स्टार्ट विद पैरोड। पैरोड होता है किस कोरस का जो फर्स्ट फुल स्टेटमेंट होता है, दैट इज़ पैरोड। कोरस होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सिंग करते हैं बिटवीन द एपिसोड्स ऑफ ड्रामा। प्रोलोग होता है एवरीथिंग दैट प्रीसीड्स द प्ले, बी इवेंट्स या थिंग्स जो भी कुछ प्ले को प्रीसीड करेगा, दैट इज प्रोलोग। देन दैट इज स्टेसिमोन। स्टेसिमोन होता है द कोरल सॉन्ग, जो सॉन्ग आता है उसको स्टेसिमोन बोलते हैं। एपिसोड इज द एक्शन बिटवीन द कोरल सॉन्ग। देन इज एक्सोड। एक्सोड इज इवेंट्स दैट फॉलो द लास्ट कोरल सॉन्ग, यानी जो ड्रामा का जो एंड होता है वो एक्सोड होता है, जो कोरल सॉन्ग के बाद जो भी होता है दैट इज एक्सोड। इस इन क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स का जो बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं वो देखते हैं मर्डर इन द कैथेड्रल जो ड्रामा है।
मर्डर इन द कैथेड्रल, जिसमें जो कोरस होता है वो दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेडीज़ जो कि हमें इंट्रोड्यूस करती हैं जो भी चीज़ें हो रही हैं वहाँ से, और वो बीच में स्टेसिमोन भी गाती हैं बिटवीन द एक्शंस ऑफ द प्ले। देन इज चैप्टर नंबर 13 एंड 14। इसमें जो एरिस्टोटल हैं ही एक्सप्लेन्स द बेस्ट काइंड ऑफ प्लॉट। तो जो बेस्ट काइंड ऑफ प्लॉट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हैं वो ये हैं, वो बताते हैं कि जो ट्रेजिडी में हमें उन प्लॉट्स को अवॉइड करना चाहिए जिसमें एक बहुत ही वेल्दी मैन जो है वो पुअर हो रहा है, या जो पुअर मैन है वो उसकी जो वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे उसमें चेंज हो रही है। हमें उस जो बेस्ट काइंड ऑफ प्लॉट होते हैं वो ये होते हैं कि किस ऐसे कैरेक्टर का मिसफॉर्चून होना जो कि नीदर पर्टिकुलरली गुड है ना बैड है, यानी एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मॉरली बैड भी है और गुड भी है, यानी उसमें दोनों क्वालिटीज़ प्रेजेंट है, और उसका जो मिसफॉर्चून हो रहा है वो एक हमार्शिया से हो रहा है। हमार्शिया होता है जजमेंट इन द एरर और डिसीजन, यानी उसने कुछ खुद गलत डिसीजन लिया है जिसकी वजह से जो है उसका मिसफॉर्चून उसका रिजल्ट जो है मिसफॉर्चून है उस कैरेक्टर का। हमार्शिया इज द फेटल फ्लो विच शेप्स द डेस्टिनी ऑफ द ट्रेजिक हीरोज। तो हमार्शिया होता है कोई भी ट्रेजिक फ्लो जिसकी वजह से जो हीरो है उसका डाउनफॉल होता है। हम देखते हैं फॉर एग्जांपल शेक्सपियर के मैकबेथ में जो मैकबेथ होता है उसका ओवर एम्बिशन जो होता है वो एक हमार्शिया का काम करता है फॉर मैकबेथ हिमसेल्फ। फिर हम देखते हैं हेमलेट में जो हम देखते हैं उसका जो रिवेंज है वो एक हमार्शिया होता है। ओथेलो में हम देखते हैं जेलसी जो होती है वो एक हमार्शिया का रोल प्ले करती है, जो कि डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक हीरो, यानी उस मेन कैरेक्टर के जो डाउनफॉल को जो भी रिजल्ट करता है ड्यू टू एन एरर जजमेंट इज हमार्शिया। देन वी सी दी चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में जो एरिस्टोटल हैं वो 4 रिक्वायरमेंट्स आउटलाइन करते हैं फॉर अ ट्रेजिक हीरो, यानी एक ट्रेजेडी के मेन कैरेक्टर जो कि ट्रेजिक हीरो है उसमें क्या मेन 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनके बारे में एरिस्टोटल बताते हैं। द फर्स्ट इज़ कि जो हीरो होना चाहिए वो गुड होना चाहिए। गुड यानी उसकी जो मोरल पर्पस है वो बहुत ही हाई होनी चाहिए, वो मोरली एक अच्छा इंसान होना चाहिए। देन इज अप्रोप्रिएटनेस, यानी जो हीरो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी उसका जो अप्रोप्रिएट एज इन टू द स्टेटस, यानी अगर वो किंग है तो उसके जो क्वालिटीज़ हैं वो एक किंग की तरह होनी चाहिए। हमें उसको एक अप्रोप्रिएट कैरेक्टर दिखाना है, एक अप्रोप्रिएट ह्यूमन दिखाना है, इंडिविजुअल। देन इज रियलिस्टिक से जो एरिस्टोटल हैं वो बताते हैं कि रियलिस्टिक होना चाहिए कि रिकॉग्नाइजेबल हो, यानी एज अ ह्यूमन फॉर्म। ऐसा नहीं है कि हम उसको ओवर द टॉप बहुत ही अलग तरह की सुपरफिशियल क्वालिटीज़ दे रहे हैं या हम उसको बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से बना रहे हैं। जैसे ह्यूमंस में क्वालिटीज़ होती हैं वैसे ही एक रियलिस्टिक कैरेक्टर हमें फॉर्म करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। जो एक ट्रेजिक हीरो है वो एक कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब कि वो उसका जो बिहेवियर है वो इस तरीके से होना चाहिए। आफ्टर दिस वी हैव चैप्टर नंबर 16 to 18। इसमें जो एरिस्टोटल हैं वो 6 काइंड्स ऑफ एनाग्नोसिस को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमने देखा एनाग्नोसिस होता है किसी भी चीज़ का रिकॉग्निशन होता है। फर्स्ट इज बाय मीन्स और साइंस बाय द मीन्स ऑफ साइंस और मार्क। जैसे हम देखते हैं ओडिपस रेक्स में ओडिपस को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, क्योंकि उसके जो लेग होता है उसके जो फुट है उस पर निशान होते हैं, इससे उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। द सेकेंड इज कंट्रीव्ड बाय द ऑथर, जब ऑथर खुद एक ऐसे हिंट्स प्रोवाइड करता है जिससे हम उसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं। प्रॉम्प्टेड बाय मेमोरी, की एक ऐसा रिकॉग्निशन जो हमें याद आ जाता है, जो मेन कैरेक्टर जो है वो याद करता है कि हाँ जब से हुआ था, तो उसको मेमोरी के थ्रू जब रिकॉग्निशन होता है। फोर्थ इज थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग, कि वो चीज़ों को एनालाइज करता है, इवेंट्स को स्टडी करता है, एंड देन ही रीजन दैट। देन इज फॉल्टी रीजनिंग बाय अ डिस्गाइज्ड कैरेक्टर, जैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि कोई भी एक डिस्गाइज्ड कैरेक्टर है वो जब रीजनिंग को गलत करता है और हमें जो है वहाँ पे एक रिकॉग्निशन मिलता है। एंड देन इज पार्ट ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ प्ले, यानी जो प्ले के इवेंट्स हैं वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में प्लेस किए गए हैं जो कि एक दूसरे को लीड करते हैं। एंड देन वी कम टू द रिकॉग्निशन पार्ट। इसी के साथ जो एरिस्टोटल हैं वो बताते हैं कि जो एक प्लॉट होता है, एक गुड प्लॉट, वो कंसिस्ट करता है ऑफ दिस, जो कि कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉम्प्लिकेशन जो कि लीड करता है टू परपेटिया, दैट इज रिवर्सल।
कि डेस्टिनी का रिवर्सल हो रहा है, एंड ल्यूसिस दैट इज डिनाउमेंट, जो कि उस रिवर्सल के बाद जो भी कुछ होगा, एवरीथिंग दैट लीड्स टू रिवर्सल टू प्रिपिटिया इज डिसिस, एंड आफ्टर रिवर्सल पेरीपिटिया के ऑनवर्ड्स जो होगा दैट इज ल्यूसिस। इसको जो एरिस्टोटल है वो चैप्टर 16, 17 और 18 में एक्सप्लेन करते हैं। इसी के साथ वो 4 काइंड्स ऑफ ट्रेजिडी भी एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स ट्रेजिडी। कॉम्प्लेक्स ट्रेजिडी वो ट्रेजिडी होती हैं जो कि रिवर्सल और रिकॉग्निशन से ड्राइव की जाती है। ये जो 2 पार्ट्स हैं ये इस तरह की इस काइंड ऑफ ट्रेजिडी को मेन ड्राइव करते हैं। देन इज ट्रेजिडी ऑफ सफरिंग। सफरिंग हम देखते हैं कि सीन्स ऑफ एगनी हो गया, मर्डर हो गया, ये जो सीन्स हैं यहाँ पे जो फोकस होता है इन चीज़ों पे होता है। नेक्स्ट इज द ट्रेजिडी ऑफ कैरेक्टर। ये एक मेनली एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में, एक कैरेक्टर के अराउंड जो स्टोरी है उसको पोर्ट्रे करने में जो होती है, मोस्ट प्रोबेबली दी मोरल कैरेक्टर ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, उसको जब पोर्ट्रे किया जाता है उस पर फोकस किया जाता है, दैट इज ट्रेजिडी ऑफ कैरेक्टर। देन इज ट्रेजिडी ऑफ स्पेक्टेकल। तो स्पेक्टेकल जैसे हमने डिस्कस किया इज द विजुअल पार्ट और दी प्रोप्स। तो जहाँ पे जो मेन इम्पैक्ट या मेन फोकस इन चीज़ों पे होता है वो ट्रेजिडी ऑफ स्पेक्टेकल होती है। एरिस्टोटल इस ट्रेजिडी को सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट या लीस्ट आर्टिस्टिक मानते हैं कि इसमें इतनी क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ नहीं होती हैं इन द ट्रेजिडी ऑफ स्पेक्टेकल। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 19, 20, 21 एंड 22। इसमें जो एरिस्टोटल है वो थॉट एंड डिक्शन को डिफाइन करते हैं, और ये चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इसमें थॉट एंड डिक्शन को डिफाइन करते हैं। वो थॉट कहते हैं कि थॉट इज एवरीथिंग दैट इज इफेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज को वहाँ कैसे यूज़ किया जा रहा है उसकी वजह से जो हमारे डिसीजंस हैं, एक्शंस हैं, उन पे जो असर पड़ रहा है दैट इज थॉट। डिक्शन इज रिलेटेड टू द ग्रामर एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, कि ग्रामर को, वर्ड्स को, स्पीच को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, कहाँ उसकी टोन, रिदम, नाउन, प्रोनाउन, एवरीथिंग रिलेटेड टू ग्रामेटिकल सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज इज डिक्शन। इसी के साथ जो एरिस्टोटल है वो बताते हैं कि जब हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो जो यूज़ ऑफ फॉरेन वर्ड्स हैं वो उस पोइट्री को स्पाइस अप कर सकते हैं, कि उसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, लेकिन हमें उसको ओवर यूज़ भी नहीं करना चाहिए कि जो उसका मेन पर्पस है, मेन जो उसका एसेंस है वो छूट जाए और हम सिर्फ उसको ओवरली हमने उसको ऑर्नामेंट कर दिया है। देन इस चैप्टर नंबर 23 एंड 24। इसमें जो एरिस्टोटल है वो मिमाइसिस पे फोकस करते हैं इन ट्रेजेडी। वो बताते हैं कि मिमाइसिस इन ट्रेजेडी इज इन एक्शंस वाइल इन एपिक पोइट्री इज इन वर्स एंड नैरेटिव। तो वो अगेन ट्रेजेडी और एपिक के बीच में एक डिफरेंस ड्रॉ करते हैं। वो कहते हैं कि जो ट्रेजेडी होती है उसमें जो मिमाइसिस है, उसमें जो इमिटेशन होती है वो हम एक्शंस में दिखाते हैं और वो परफॉर्म की जाती है। वहीं जो एपिक पोइट्री होती है उसमें वो नैरेटिव फॉर्म में होती है जिसको सिर्फ हम पढ़ते हैं। और उसी के साथ साथ एपिक पोइट्री के लिए भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेटअप करते हैं। वो कहते हैं कि एपिक पोइट्री मस्ट मेंटेन यूनिटी ऑफ प्लॉट, जैसे कि ट्रेजेडी में होता है, एपिक पोइट्री में भी यूनिटी ऑफ प्लॉट होनी चाहिए कि जो सीरीज़ हैं वो एक दूसरे इवेंट्स हैं वो एक दूसरे को प्रिसीड कर रहे हैं, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एपिक मस्ट शेयर एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी जैसे जो एलिमेंट्स है, यूनिटी ऑफ प्लॉट और एक्शन या फिर एक मैग्नीट्यूड, उसको फॉलो करना चाहिए। एपिक इज़ लॉन्गर देन ट्रेजेडी एंड इज़ नरेटेड। ये हम देखते हैं कि जो एपिक हैं वो लॉन्गर होती हैं, वहीं जो वो हीरोइक मीटर में लिखी जाती है, क्योंकि एपिक जो होती है वो असल यूजुअली हीरोइज्म और हीरो के किसी भी हीरो को सेलिब्रेट करने के लिखी जाती है, वो हीरोइक मीटर में होती हैं। वहीं जो हम ट्रेजेडी देखते हैं वो यूजुअली आयम्बिक मीटर में लिखी जाती हैं। और इसी के साथ साथ जो एरिस्टोटल हैं वो होमर को उनकी पोइट्री के लिए भी प्रेज करते हैं। वो कहते हैं कि जो होमर है कैसे उन्होंने अपनी पोइट्रीज़ में अपनी आवाज़ को कम रख के कैरेक्टर्स को बोलने दिया है, कैरेक्टर की जो क्वालिटीज़ हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से उभर के आ रही हैं उनकी पोइट्री में। देन इस चैप्टर 25 एंड 26, इसमें अगेन जो एरिस्टोटल हैं वो इस क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं कि ट्रेजेडी और एपिक में से क्या सुप्रीम है, क्या सुपीरियर है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वो बताते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि मैं जो वो है ट्रेजेडी को ज़्यादा फेवर करते हैं कि इट इज़ मोर सुपीरियर, और इसके लिए वो पॉइंट्स ले आउट करते हैं कि ट्रेजेडी में सारे एलिमेंट्स होते हैं जो उन्होंने लिस्ट किए हैं, बट एपिक में ज़रूरी नहीं है कि ये सारे हों, एक दो छोड़ भी जा सकते हैं। ट्रेजेडी जो है वो पढ़ी भी जा सकती है और परफॉर्म भी की जा सकती है, वहीं जो एपिक होता है वो सिर्फ नरेशन होती है। ट्रेजेडी शॉर्टर हैविंग मोर कंसनट्रेटेड इफेक्ट।
क्योंकि जो ट्रेजेडी होती है वो परफॉर्म की जाती है और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, स्पैन ऑफ टाइम होता है, वो छोटा है, तो वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड इफेक्ट छोड़ती है ऑडियंस पे। ट्रेजेडी हैज़ मोर यूनिटी, अब क्योंकि वो छोटी है और उसका जो कोर्स है वो छोटा है, तो वो जो प्लॉट्स होते हैं उसमें यूनिटी ज़्यादा होती है। इसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 26 में जो एरिस्टोटल होते हैं, 25 में जो एरिस्टोटल होते हैं वो क्रिटिसिज्म ऑन पोइट्री के बारे में बात करते हैं कि लोग बोलते हैं कि पोइट्री में उस तरीके की चीज़ों को दिखाया जाता है जो कि इम्पॉसिबल हैं, उनको इतना सुपरफिशियल बना दिया गया है एंड सो ऑन। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि जो ये डिस्प्ले ऑफ इम्पॉसिबल थिंग्स हैं ये स्टोरी को एनहेंस करती हैं, ये इसको एस्टोनिशिंग बनाती है, इसको अट्रैक्टिव बनाती हैं, जिससे जो लोग हैं वो इससे अट्रैक्ट होते हैं, इसकी तरफ इंक्लाइंड होते हैं। ये जो स्टोरी ये पोइट्री को और अच्छा बनाती हैं। ही ऑल्सो वॉन्स अगेंस्ट ओवर यूज ऑफ सच आइडियाज़। तो जो एरिस्टोटल है वो वॉर्न भी करते हैं इन आइडियाज़ के अगेंस्ट कि इनको ओवर यूज़ नहीं कर देना चाहिए, ताकि ये बिल्कुल ही सुपरफिशियल लगे, ये रियलिस्टिक लगे ही ना। तो ये यहाँ पे जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल की पोइटिक्स फिनिश होती हैं, वो पूरा इसमें हमें पोइट्री के बारे में बताते हैं कि कैसे जो पोइट्री है उसको ट्रेजेडी, एपिक और लिरिक पोइट्री में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें जो ट्रेजेडी एंड एपिक हैं वो मेन दो ग्रेटर पार्ट हैं, ग्रेटर डिविजन्स हैं वो पोइट्री, एंड जो लिरिक पोइट्री है वो इतनी इंपॉर्टेंट या फिर इतनी क्रिएटिव नहीं है। यहाँ पे जो पोइटिक्स ख़त्म होती है। अब हमने देखा था कि जो एरिस्टोटल हैं वो प्लेटो के स्टूडेंट हैं, पर जो एरिस्टोटल की जो व्यूज़ हैं वो प्लेटो से बहुत ज़्यादा डिफर करती हैं। फॉर एग्जांपल जो कॉन्सेप्ट ऑफ मिमाइसिस है, इस मिमाइसिस के प्लेटो इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो पोइट्री है वो एक इमिटेशन होती है, कॉपी ऑफ आइडियाज़, यानी किसी आइडिया की कॉपी करके बनाई है और उस कॉपी का ही जो कॉपी है वो जो पोइट्स हैं वो पेश करते हैं इन पोइट्री, तो वो सिर्फ एक मिमाइसिस है, इमिटेशन है। वहीं एरिस्टोटल इसको काउंटर करते हुए बोलते हैं कि जो इमिटेशन है इट इज़ नेचुरल, ह्यूमंस जो हैं वो हर चीज़ इमिटेशन से ही सीखते हैं, और इसलिए जो पोइट्री है वो भी इमिटेट करती है चीज़ों को, इमोशंस को, एक्शंस को, और उस इमिटेशन से जो लोग हैं, ह्यूमंस हैं, वो बहुत कुछ सीखते हैं। देन इज़ नॉलेज। अब प्लेटो जो थे वो आइडियलिस्ट थे इन नेचर, वो फॉर्म्स को, आइडियाज़ को सुपीरियर मानते थे। प्लेटो की जो थ्योरी हमने पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, उसमें जो प्लेटो ने बताया था कि जो फॉर्म्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो सुपीरियर हैं, और जो मटेरियल थिंग्स हम देखते हैं, मटेरियल वर्ल्ड देखते हैं, वो एक शेडो रिप्रेजेंटेशंस हैं इन फॉर्म्स की, आइडियाज़ की। वहीं जो एरिस्टोटल हैं वो रियलिस्ट हैं नेचर में, और वो बताते हैं कि जो नॉलेज है वो सेंस के थ्रू हम सीख सकते हैं, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को फील करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो हम नॉलेज को गेन कर पाते हैं। देन इज़ पोइट एंड पोइट्री। तो जो पोइट हैं वो, जो प्लेटो हैं, वो अपनी रिपब्लिक में, जो उनका फेमस वर्क है, रिपब्लिक में एक आइडियल स्टेट स्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है कैलीपोलिस, जिसमें उस आइडियल स्टेट में जो प्लेटो हैं उस पोइट्स को बैन कर देते हैं। वो कहते हैं कि आर्टिस्ट और पोइट्स को तो एक आइडियल स्टेट से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वो इमिटेटर्स होते हैं, वो चीज़ों को इमिटेट करते हैं, कॉपी दिखाते हैं, और इस कॉपी से जो वो लोग हैं वो लोगों के माइंड को करप्ट करते हैं, उनको इमोरल चीज़ें सिखाते हैं। तो पोइट्री जो है वो बहुत ही डेंजरस चीज़ है, वो करप्ट करती है माइंड को। वहीं जो एरिस्टोटल हैं वो पोइट्स को एक क्रिएटर की नज़र से देखते हैं, वो बताते हैं कि जो ये क्रिएटर्स हैं ये ह्यूमन एक्शंस को मोरल लेसन्स के थ्रू हमें सिखा रहे हैं, यानी वो ह्यूमन एक्शंस को उनका एक रेप्लिकेट हमें दिखाते हैं, उन एक्शंस की हमें इमिटेट करते हैं, उस इमिटेशन को वो क्रिएट करते हैं, उस इमिटेशन से वो हमें चीज़ें सिखा रहे हैं, वो हमें मोरल लेसन्स सिखा रहे हैं। देन इज़ इमोशंस। जो प्लेटो हैं वो इमोशंस को बहुत ही डेंजरस बताते हैं। वो बताते हैं कि जैसे जो ह्यूमंस हैं वो इमोशंस को फील करते हैं, वो इमोशंस जो हैं इंडिविजुअल्स को ट्रूथ से दूर लेके जाते हैं। आइडियल्स जो होते हैं, अल्टीमेट ट्रूथ से जो है इमोशंस किसी को दूर ले जाते हैं, इंडिविजुअल्स को। वही एरिस्टोटल जो कहते हैं कि जो इमोशंस है ये पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है, ये बहुत ही इंटीग्रेट पार्ट है ह्यूमन लाइफ का, और इसको इग्नोर नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि एट द लास्ट जो भी हम कुछ हैं वो इमिटेशंस के थ्रू ही है, इमोशंस के थ्रू हम इमोशंस से ही चीज़ों को समझते हैं और उनको फील करते हैं। तो इन पॉइंट्स पे जो प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं, वो अपने टीचर से डिफ़र करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एरिस्टोटल की पोइटिक्स डिस्कस करी, जिसमें उन्होंने पोइट्री को 3 पार्ट्स में डिफाइन किया, जिसकी सुपीरियर पार्ट डिवीजन उन्होंने बताया ट्रेजेडी को, जो कि एक सीरियस कोर्स ऑफ एक्शन होता है, जिसमें एक्शन को इमिटेट किया जाता है इन अ सीरियस सेटिंग, जिसके उन्होंने 6 एलिमेंट्स बताए, स्टार्टिंग विद प्लॉट, कैरेक्टर्स, डिक्शन, थॉट, मेलोडी एंड
स्पेक्टेकल, जिसमें जो प्लॉट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसमें कुछ फीचर्स होते हैं जो कि हमें ट्रेजेडी में इम्प्लीमेंट करने चाहिए। इसी के साथ साथ कैसे उन्होंने मिमाइसिस को, प्लेटो की जो थ्योरी है उसको काउंटर करते हुए बोला कि मिमाइसिस जरूरी है, इमिटेशन जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फॉर्म है जिससे जो ह्यूमंस है वो चीज़ें सीखते हैं, इसलिए जो इमिटेशन है वो बहुत ज़रूरी है, वो हमें एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हम दूर नहीं हो सकते। सो दिस वॉज ऑल फॉर द लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ एरिस्टोटल, and thank you for the video.